पढ़ाया है। बोलिए। क्या पढ़ के आए ना? बड़े काम दिख रहा है। और सब कहाँ गई? हाँ सही बात है, शादी उदी में है। लड़का लोग तो घूमते रहता है कि ताकि हमको भी कोई पसंद कर ले। अल्लाह, इसी विचार से घूमते रहता है कि हम मेरे ऊपर कभी चर्चा चले। लड़का लोग इसीलिए जाता है कोई तो, हाँ कि चर्चा तो चले कम से कम। और लड़की लोग तो एंजॉय करने जाती है। हाँ उसके लिए हाँ ध्यान वही रहता है ना। कितना तो पूछे है ना, पूछे कि है ना क्या क्या खाना में है। बंगाल में नियम बढ़िया है। बंगाल में आइटम पहले पता लग जाता ना खिलाने के टाइम में, है ना। हाँ वहाँ वहाँ फिक्स है, ऊपर ही एक पर्ची मिल जाएगा आपको, ये खाना जो है कि मेनू का पर्ची मिल जाता है। हाँ खाना वही आएगा, है ना, खाना वही आएगा। और लास्ट में वहाँ पर यही जो होटल में जो मिलता है सूप वगैरह है ना, वो सब कुछ लास्ट में मिलेगा ना, खाइए। लेकिन बंगाल में एक और नियम है, खाने वाला अगर हम लोग जैसे रहेगा तो क्या करेगा, दाल चावल खा के आ जाइएगा। उन लोगों के खिलाने का तरीका अलग है नहीं। पहले जो प्योर जो बंगाली लोगों जो खाना खिलाएगा, पहले एकदम सादा भोजन खिलाएगा, दाल चावल सब्जी जो भी हो है ना, उस तरह से खिलाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आएगा उसके, हाँ नॉन वेज आएगा फिर मछली आएगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा धीरे धीरे आएगा। लास्ट में फिर रसगुल्ला आएगा, लास्ट लास्ट आइटम रसगुल्ला। और उसके बाद लास्ट, हाँ उसके बाद लास्ट में वही वो सौंफ वगैरह मिलेगा, है ना, जो ही मिलेगा तो समझ के अंतिम हो गया। तो वहाँ पर एक बार हम गए थे खाने के लिए, तो आराम से हम दाल को हाथ आराम से खा लिए अगला आदमी कौन इंतजार करने जाता है, भूख लगा हुआ तो खा लिए। और वो लोग खाता है, उन लोग के मत कहिए, उन लोग बैठ जाएगा ना तो उन लोग 1 घंटा बैठल है तो बैठल है। तो जिससे हम लोग में क्या होता है कि एक बार बैठा, अगर बैठ के खिलाने वाला नियम होता बफे सिस्टम में, एक बार बैठा है जितना फूल हो जाएगा तब चलाना शुरू हो गया। वहाँ ऐसा नहीं है, 2 आदमी भी आए, एक आदमी भी उसको खिलाना शुरू है ना, खा रहा जा रहा, खा रहा जा रहा, ऐसे होता। और वहाँ पर एगो नियम है, केला के पत्ता पर खिलाया जाता है ना, केला के पत्ता पर। अच्छा सिस्टम है क्योंकि केला के बागान वहाँ पर बहुत है, तो कमी है भी नहीं। हाँ वो सब जो है ना वहाँ पर। चलिए ठीक है, आप लोग को है ना मेरा बारात में आना है, ठीक है। दे रहे हैं, लेके लेके सुधांशु जी मेरा बैग में होगा, लेके आइए कार्ड। सबसे सबसे लास्ट वाला में जिसमें लैपटॉप वगैरह रखा जाता ना, वो है ना उसमें कार्ड होगा, है ना, एक लेके आइए। हाँ पटने सब कुछ है तब और क्या, देखेंगे किसका डांस बढ़िया है 2 दिसंबर का। चलिए तब तक कुछ है ना। हाँ ठीक है, उसमें आप लोग लिख लीजिए अपना अपना नाम, सभी लोग है ना, ऑल स्टूडेंट करके लिख लीजिए। रेड पेन तो है नहीं मेरे पास, ग्रीन पेन है। रेड पेन है किन्हीं के पास? ऐसे मेरा बैग में तो है, लेकिन आज सुबह से आया तो कार्डे बांट रहा, तब लेट हो गया। हाँ क्या कीजिएगा, है ना, समस्या नहीं है, अंकल उंकल है तो बाकी और सब मोहल्ला में बांटे हैं, हम अपने लेवल। लीजिए, पकड़े सुधांशु जी। और पकड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये आप लोग का, आपका दायित्व रहा है कि सबको लेके आना है। पेन लीजिए, पेन अरे लेके आए, सबको लेके आना है, आप ही का काम है, जिम्मेवारी। ठीक है, चलिए ठीक है ना। एक होना चाहिए शादी ब्याह भी, है ना, एक होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि सब लोग साधु संत ही बन जाएगा तो दिक्कत है ना, है ना।
नहीं होना भी चाहिए, ठीक है। आप तो महात्मा बुद्ध वाला है ना। चलिए, तो ये बताइए, बजट घाटा जो होता है ना, बजट डिफिसिट, उसका पूरा कहाँ से किया जाता है, जो डिफिसिट होता है ना? आरबीआई से। और फिजिकल डिफिसिट का तीन जगह से किया जाता है, तो आरबीआई, ओपन मार्केट और इंटरनेशनल एसोसिएशन से। ठीक है। आरबीआई से या तो घरेलू बाजार से ऋण ले लेगा, है ना, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ले लेगा, ठीक है। चलिए, और इन्फ्लेशन ट्रैप क्या है? इन्फ्लेशन ट्रैप सर, जिसमें फिजिकल डेफिसिट और इन्फ्लेशन दोनों साथ में पड़ जाए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसमें कुछ कुछ बात था, उसको हम लोग आज पढ़ लेते हैं, आज ख़त्म कर देंगे। तो क्राउडिंग आउट नहीं ना पढ़ाए थे कि पढ़ा दिए थे? क्राउडिंग आउट सर, पढ़ा दिए थे ना, क्राउडिंग आउट पढ़ा दिए थे। तो एक ट्विन डिफिसिट होता है ना, करेंट अकाउंट डिफिसिट, एक ट्विन डिफिसिट होता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक जुड़वा घाटा भी पढ़ लेते हैं, और जुड़वा घाटा के साथ साथ है ना वही मतलब ट्विन डिफिसिट, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे फिजिकल डिफिसिट हो गया, समझिएगा बढ़िया से, बढ़ गया। उसके बाद जब इसका मतलब कि लोन आप ज़्यादा लीजिएगा, है ना, लोन लेने वाला, अरे ये अपने अपने सब, और लोन ज़्यादा लीजिएगा तो इसका मतलब साख ऋण क्षमता क्या हो जाएगा, मतलब कि अगर आप लोन लेते हैं, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट ज़्यादा हो गया, तो लोन तो आप मतलब कि जो भी है वो सरकार ले लेगी फिजिकल डिफिसिट को पूरा करने के लिए, तो बैंकों का के पास का पैसा वैसा कम जाएगा, यानी साख ऋण क्षमता क्या हो जाएगा, उसका कम जाएगा, है ना। तो जब ये साख ऋण कम हो जाएगा, तो इसका मतलब यही हो ना कि जब पैसा आपके पास है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। विदेश में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते तो होगा, नहीं हो, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कम जाएगा। अभी बताइए, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो आपके पास जो डॉलर आती है आएगा, आप इन्वेस्ट कीजिएगा नहीं, आप वहाँ जाइएगा नहीं, तो कैसे आएगा डॉलर, नहीं ना आएगा डॉलर। तो इसका मतलब डॉलर क्या हो जाएगा, कम है, डॉलर का फ्लो क्या हो जाएगा, किसका, डॉलर, डॉलर ऐसे नहीं लिखाता है, डॉलर का फ्लो कम हो जाएगा। अगर डॉलर का फ्लो कम हो गया, इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास डॉलर कम हो गया, तो एक चीज़ ऐसे समझिए, इसका मतलब आपके पास डॉलर, ठीक है, अब आप कोई बिजनेस कीजिएगा, डॉलर नहीं है, ठीक है, डॉलर की मात्रा कम है, इसका मतलब कि डॉलर कम है, इसका मतलब कि पैसा का वैल्यू, जो आपका मुद्रा का वैल्यू है वो घट जाएगा, नहीं घटेगा, निश्चित ही घट जाएगा, क्योंकि आपके पास डॉलर है ही नहीं, विदेशी मुद्रा नहीं है। या तो ऐसे समझिए, अभी क्या है, अभी अभी आपके पास कितना है, मतलब कि कितना रुपया होगा डॉलर का कीमत, जो भी हो, है ना, 80 चाहे जो भी मान लिया, है ना, 75 जो भी हो, है ना, होगा। तो इसका मतलब कि अगर आपके पास इन डॉलर नहीं आ रहा है, डॉलर नहीं आ रहा है, डॉलर कम है, तो आपको जो पैसा देना पड़ेगा वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। किसी से अगर सामान लीजिएगा, ऐसे मान चलते हैं कि अगर $1 में अगर सामान खरीद लेते हैं और आपके पास डॉलर है ही नहीं, तो इसके बदले क्या देना पड़ेगा, पैसा पैसा देना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब कि आपके पास डॉलर नहीं है, तो मुद्रा का वैल्यू क्या आ रहा है, कम हो रहा है, मुद्रा का वैल्यू क्या आ रहा है, कम हो रहा है। थोड़ा सा और समझिएगा, थोड़ा और समझा देंगे इसको हम, पहले इतना समझ लीजिए, उसके बाद समझा देंगे। इसका मतलब, अरे यार, कैसे लिखाता है,
मुद्रा का वैल्यू कम हो जाएगा। और इसी मुद्रा का वैल्यू जब कम होता है तो यहाँ पर देखिएगा कि इसको पूरा करने के लिए CAD यानी करेंट अकाउंट डिफिसिट इसको कहते हैं। इसको पूरा करने के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसको पूरा करने के लिए फिर से जो है कि राजकोषीय घाटा को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं जुड़वा घाटा, ट्यून डिफिसिट। हम लिखवा देते हैं तब समझ आएगा, ठीक है ना, लिखवा देते हैं तब पूरा का पूरा समझ आएगा। उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर से एक बार हम समझा देंगे। क्या करा, अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा और चालू खाता, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद लिखा देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद लिखवा देते हैं तब समझ में आ जाएगा। ये है, नहीं वो क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा। ये CAD के मतलब, हाँ, करेंट अकाउंट डिफिसिट। सब क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि एक तरह से बिजनेस को बढ़ाना है ना, जो भी समझिए कि ना, जैसे लोन देने की क्षमता जो है कि कम जाएगा, है ना, पैसा उसके पास रहेगा ही नहीं, तो पैसा, हाँ वही कर है, उसी का मतलब, जैसे उसके पास लोन तो सब सरकार ले ली, जो भी है ना भरपाई कर लिया, फिजिकल डिफिसिट से बताए थे 3 तरीका से करेगा। तो घरेलू से ले लिया अगर लोन, घरेलू बैंकों से, तो उसके पास अब पैसा कम हो गया, तो पैसा कम हो जाएगा, तो जो आगे वो सोच रहा है कि कहीं और इन्वेस्ट करे, है ना, वो तो नहीं हो पाएगा, है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इन्वेस्ट जैसा ही कम होगा तो इसका मतलब कि अब उसके पास जो है कि डॉलर आने की क्षमता कम हो जाएगी, है ना। इस देश में अब डॉलर आने की जब क्षमता कम हो जाएगा तो देखिएगा, जब यहाँ पर डॉलर कम हो, ठीक है, डॉलर कम हो तो किसी, जब कोई भी वस्तु कम होता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, नहीं होता है, डिमांड उसका ज़्यादा हो मार्केट में और आपके पास वो चीज़ नहीं हो तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहीं पर एगो मान के चलते बहुत बढ़िया, है ना, जैसे कोचिंग संस्थान हो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, जो वो भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान हो, ठीक है, जो भी है, और यहीं पर सिर्फ हो, ठीक है, तो ये बताइए इसका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, निश्चित है, डिमांड। तो वही बात है कि यहाँ पर इसका डॉलर कम है, तो डॉलर कम है तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू बढ़ा हुआ है। अब $1 लाने के लिए इसको पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मुद्रा का वैल्यू कैसे कम होता है, मुद्रा का वैल्यू कम हम लोग कैसे देखते हैं कि $1 के चलते कितना रुपया हम देना पड़ रहा है, तब ना ये कहते हैं कि मुद्रा का वैल्यू गिर रहा, कम रहा, है ना। तो इसका मतलब कि मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जैसे ही डॉलर कम हो जाएगा तो मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना, कम जाएगा। मतलब $1 के चलते मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। सर उल्टा लिख दिया क्या जाए, ना ना ये, अच्छा डॉलर है अब मुद्रा से है, ठीक, हाँ बगल में, हाँ, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, है ना, तो मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे पहले अगर $1 की कीमत था 70 रुपया, ठीक है, अगर अभी $1 आ रहा और उसके बदले में भारत जो है कि 80 रुपया दे रहा है, इसका मतलब जितना ज़्यादा देना पड़ रहा है 10 रुपया वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, कम गया, है ना, डॉलर का। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मुद्रा, जिस समय डॉलर की स्थिति, अगर डॉलर मतलब घट जाए, है ना, या डॉलर बढ़ जाए, समझिए कि भारत में डॉलर बढ़ रहा है तो भारत की स्थिति मजबूत हो जाती है। किसी भी देश का विदेशी मुद्रा बढ़ने से, है ना, उसकी आर्थिक स्थिति क्या मजबूत हो जाती है, क्योंकि सभी प्रकार के खरीद लेन देन जो होता है विदेशी मुद्रा से होता है। आज श्रीलंका का हालत खराब कैसे हो गया, हाँ ये कहना, विदेशी मुद्रा खत्म हो गया था, अब वो खरीदना चाहेगा तो कहाँ से खरीद पाएगा,
अब वो खरीदने, वो जो बेचने वाला है वो निर्भर करता है वो मुद्रा लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता उसका। भारत के साथ हुआ था ऐसा, है ना। अमेरिका वाला बोल दिया ईरान को कि तुम तेल नहीं ले सकता है ना, क्योंकि अब अमेरिका तो ये है ना पावर है कि भाई ये तेल लेगा कैसे, हम कहा दिए तो नहीं लेगा तेल, नहीं लेने के पीछे कारण क्या, डॉलर उसको देना पड़ेगा, और डॉलर में इसका हम कन्वर्ट करवे नहीं करेंगे, इसका जो पैसा है मुद्रा को हम डॉलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ये तेल कैसे खरीदेगा। ईरान ने दिमाग लगाया, बोला कि तो ठीक है, ईरान बोला कि तुम ऐसा करो, तुम अपने पैसा हमको दे देना आज जब हम तुमसे कुछ खरीदेगा ना वही पैसा तुम ले लेना, है ना। तो द्विपक्षीय समझौता हो गया, खत्म कहानी हो गया, है ना। अमेरिका मुंह देखते रह गया है ना। तो भारत एक सही में मजबूती तो हो गया, मजबूत हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका बात सब लोग है ना मानता भी है, और दबदबा भी बन गया है पूरे विश्व पर, एक तरह से दबदबा बन गया है। हाँ हाँ, फेस वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। तो ये मतलब ये जो होता है ना, ये होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एक तरह से फिर जो है कि मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा। मुद्रा का वैल्यू जैसे ही घटेगा तो समझिए कि आपका जो है डिफिसिट जो है, एक तरह से जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है वो क्या हो जाएगा, वो आपको बढ़ जाएगा, है ना, इसको पूरा करने के चक्कर में, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना। आप जिससे सामान ले रहे हैं उसको क्या करें, ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो निश्चित है कि डिफिसिट आएगा। तो इसी को कहते हैं करेंट अकाउंट डिफिसिट, है ना, बढ़ जाएगा। और जब फिजिकल डिफिसिट भी बढ़ जाए और करेंट अकाउंट भी डिफिसिट बढ़ जाए, इसी को कहते हैं ट्विन डिफिसिट, ठीक है। यहाँ से सवाल आपको पूछ लेगा, क्लियर। यहाँ से सवाल आपको कोई कि ट्विन डिफिसिट क्या है, तो क्या है, इसमें ये भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा और ये भी बढ़ा हुआ दिखाई देगा, दोनों बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्लियर, ठीक हुआ, समझ में आ गया। चलिए, बात ऐसा है ना कि घर पर हमको भी दिक्कत होता है, दिमाग 10 तरह के रहता है ना। तो हिंदी वाले लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या लिखना है, लिखना है तो लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था वही चीज लिखना है, अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे की स्थिति को सम्मिलित रूप से जुड़वा घाटा कहते हैं, को सम्मिलित रूप से जुड़वा घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा कब शुरू किया गया था, 85 में। इसका जो मतलब गठन जो किया गया था राजकोषीय घाटा के लिए कि शुरुआत किया जाए, इसके लिए एक समिति गठन किया गया था जिसका नाम था सुखमय चक्रवर्ती। क्या नाम था, सुखमय, लिखना तो लिख लीजिए, सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती समिति। हिंदी वाला लिख लीजिए, लिखा देते हैं, ऐसे लिखेगा 1950, ऐसे लिखेगा। राजकोषीय घाटा भारत में सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों पर वित्त वर्ष 1997-98 में शामिल किया गया। लिख दिया है सर। गठन किया गया था 1985 में, शुरुआत कब किया गया, 97 और 98 से शुरुआत, वित्त वर्ष 1997-98 में शुरुआत किया गया था। समझ में आया बात को। समिति का गठन पूछेगा, किसके समिति की सिफारिश पर ये है ना राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट शुरू किया गया, तो सुखमय चक्रवर्ती, क्लियर। और कौन सा वित्त वर्ष से शुरू किया गया, 97-98, क्लियर। ये 98 है, 1985 है। ठीक है, चलो।
थोड़ी सी जो हम लोग कैपिटल डिफिसिट पढ़ रहे थे उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। कैपिटल डिफिसिट, तो कैपिटल डिफिसिट हम बताए थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, ये बताए थे ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। तो ये जो देखिए कैपिटल डिफिसिट कब बढ़ सकता है, या तो आपका एक्सपेंस है ना, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या तो प्राप्ति घट जाए, यही हो सकता है ना, यही हो सकता है। या तो ये बढ़ जाए तब बढ़ जाएगा, है ना, और नहीं तो या तो ये घट जाए तब बढ़ जाएगा, ये हो सकता है। यहाँ तक कहता है हम कैपिटल डिफिसिट में ये कहता है कि पूंजीगत व्यय, पूंजीगत जो घाटा है वो बढ़ना ठीक दर्शाता है। ये दर्शाएगा कि देश में काम हो रहा है एक्चुअल में, है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला है ना, जैसे रोड बना दिया, कुछ बना दिया, है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। तो ये सही मायने में देखा है कि जितना घाटा हो रहा है ये सही में उतना काम भारत में इस देश में हुआ है एक्चुअल में क्या जाए। लेकिन यहाँ पर जो घाटा दिखाया था एक्चुअली कोई घाटा हो जाता नहीं, बेफजूल वाला घाटा दिखा देगा जिसका कोई काम नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये पूंजीगत घाटा अगर पूछेगा कि क्या देश के लिए फ़ायदेमंद है, फायदेमंद है, यही समझाना चाहते हैं। पूंजीगत घाटा पढ़ा है ना, पूंजीगत घाटा, हाँ कोई एग्जाम्पल बताइए तो पूंजीगत घाटा का बताइए एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल हम बताए थे, इतना बढ़िया से पढ़ा है, बोलिए। नहीं, पूंजीगत व्यय वगैरह पढ़ाए थे, पूंजीगत व्यय में बताइए क्या हो सकता है। और कुछ भी बता दीजिए ना, कोई भारी भरकम कोई भी सामान खरीदे जिसका, है ना। अरे यार, हेलो, क्लास में है, अरे बच्चा लोग सब जो है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है बात को। तो देश के लिए क्या है, फायदेमंद है ना कैपिटल डिफिसिट। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं, है ना। अब क्या बचा था हम लोग, प्राथमिक घाटा, है ना, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। चलो यहाँ से जो आपका ये जो है ना, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्राइमरी डिफिसिट से बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओहो, चलिए अब हम लोग चलिए प्राथमिक घाटा,
हम पढ़े थे कि फिजिकल डिफिसिट है ना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट है ना, जिसमें उधार को शामिल नहीं किया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, जिसमें उधार शामिल नहीं होता। क्लियर? यहाँ पर उस समय कितना दिखाए थे? 2000 करोड़ ना, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पर हम बताए होंगे 22,000 करोड़, यहाँ पर 20,000 करोड़, और ये हो गया कितना? 2000 करोड़। क्लियर? अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो 2000 करोड़ में जो है वो हो सकता है कि जो यहाँ पर जो दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 2000 करोड़, है ना, यही दिखा रहा है ना, जितना प्राप्ति हो उससे ज़्यादा 2000 करोड़ खर्चा हो गया। अब यहाँ पर हो सकता है कि 2000 में ऐसा करते हैं कि इसको हम बांट देते हैं कि 2000 जो करोड़ खर्चा हुआ एक्स्ट्रा जो आया है, इसमें से मान चलते हैं कि 1800 करोड़ इंटरेस्ट पर खर्चा हुआ, है ना, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर खर्चा हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट पर खर्चा हुआ। जबकि ये 2000 करोड़ आपको कल्याणकारी कार्यों के लिए यानी कि वेलफेयर पर खर्च हुआ है, कुछ भी चीज़ है ना, जो जैसे इस देश के नागरिक के ऊपर कल्याणकारी कार्यों के लिए मान चलते हैं कि स्वास्थ्य के लिए खर्चा हो गया होगा, कुछ इस तरह से खर्चा हुआ होगा ना, कुछ अलग से प्रोग्राम चलाया गया होगा, उस पर खर्च हो गया होगा, है ना। तो कुछ भी वेलफेयर के ऊपर समझिए कि ये 200 करोड़ वेलफेयर पर खर्चा हुआ, यहाँ पर मान चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिखाता है कि एक मिनट, हाँ, यहाँ पर अगर लिख दिया जाए कि यहाँ पर लिख दिया जाए कि प्राइमरी घाटा है ना, ये प्राथमिक घाटा जो है प्राइमरी डिफिसिट अगर 0 बता रहा है, थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ तक अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर अगर लिख देता है कि प्राइमरी डिफिसिट 0, मतलब 1 रुपया भी प्राइमरी डिफिसिट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ फिजिकल डिफिसिट और कहाँ गया माइनस एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी डिफिसिट बराबर फार्मूला होता है फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पे, ठीक है ना, जितना आप है ना ब्याज का भुगतान किए हैं। और यहाँ पर हम माने हैं यहाँ पर लेट कि प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू 0, क्या प्राइमरी डिफिसिट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 0, क्या माने 0 माने हैं, इसका वैल्यू ले लिए 0 हम, ठीक है। और यहाँ पर डिफिसिट कितना था? 2000 करोड़ था, है ना, 2000 करोड़। तो यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर हम लिखते हैं फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब माइनस जाएगा इधर बराबर को उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर 0 है ना, तो ये उठ के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटरेस्ट पे, है ना, इंटरेस्ट यही ना। यानी कि प्राइमरी डिफिसिट मतलब अगर 0 बता रहा
तो इसका मतलब कि फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पे, यानी कि घाटा उतना ही होगा जितना हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अगर ये प्राइमरी डिफिसिट जीरो है तब नहीं समझ आया, फिर से एक बार समझाते हैं। हाँ समझोगे ना, अगर प्राइमरी डिफिसिट कह दे कि जीरो है तो जीरो का मतलब ये हुआ ना कि फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पे हो जाएगा। जितना, हाँ जितना ब्याज का भुगतान करना है उतना ही हमको है ना राजकोष से घाटा दिखा रहा है। क्लियर, ठीक है, चलिए अब समझ आ गया। इसके बाद पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे फिर पेज, नहीं तो फिर भूल जाएगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। हाँ समझा ना बात को। तो इसका मतलब फिजिकल ये प्राइमरी डिफिसिट वही दिखा रहा है। अगर कह दे कि प्राइमरी डिफिसिट अगर शून्य है, जीरो है, तो इसका मतलब कि ब्याज है ना उतना ही, इंटरेस्ट पे पैसा उतना ही लेना है जितना ब्याज का भुगतान करना है, वही होगा ना। फिजिकल डिफिसिट में क्या होता है, जो जो डिफिसिट है इसका मतलब कि प्राप्ति कम हुआ है ना, प्राप्ति का उसकी भरपाई के लिए हमको कहाँ से लोन लेना पड़ेगा वगैरह, तो लोन उतना ही लेना है जितना हमको है ना, जितना हमको पेमेंट करना है। तो अगर कह दे प्राइमरी डिफिसिट अगर जीरो है तो उसका क्या दर्शाता है ना, तो बता दीजिएगा है ना कि बस जितना ब्याज का भुगतान करना है वही उतना ही हमको इंटरेस्ट पे पैसा लेना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो बढ़िया चीज़ है ना। अगर देश कह दे कि प्राइमरी डिफिसिट जीरो है तो समझ लीजिए कि कितना है ना घाटा उतना ही जितना हमको पेमेंट करना, चुकता करना इंटरेस्ट पर। चलिए अब जो बात आता है,
थोड़ा सा एक डायग्राम बना लीजिए डिफिसिट फाइनेंसिंग का, घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था मतलब डिफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। अगर देखिए, अगर घाटा कहीं से सरकार को होता है ना, तो कई प्रकार से वो है ना पूरा करने की कोशिश करता है। तो यही चीज़, अगर घाटे की अगर वित्त व्यवस्था मतलब कि वित्त की व्यवस्था करना, घाटे की वित्त जो है उसकी व्यवस्था करना, तो कहाँ कहाँ से सरकार करती है, कैसे करती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है ना, सिर्फ डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, एक सार्वजनिक ऋण, एक विनिवेश, एक अनुदान जो होता है, एक सार्वजनिक ऋण, ठीक है। एक होता आपका विनिवेश, एक होता अनुदान। विनिवेश, एक होता अनुदान। विनिवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, सॉरी डिस इन्वेस्टमेंट, और अनुदान का मतलब ग्रांट, ठीक है। और प्लस है ना, सार्वजनिक ऋण का मतलब पता है, पब्लिक डेप्ट, ठीक, पब्लिक डेप्ट इसको कहते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। तो ये सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था कैसे करता है सरकार, इसके बारे में थोड़े से हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार से करती है, एक तो आपको जो है ना अपने देश के अंदर से लेकर, और एक बाहरी ऋण से भी पूरा करेगी। तो डायग्राम बताते हैं, इसमें नहीं हटेगा, थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। एक हो गया आंतरिक ऋण, और एक बाहरी एक्सटर्नल। आंतरिक ऋण भी आपको जो लिया जाता है आरबीआई से और घरेलू बाजार से, ठीक है। आरबीआई से ऋण, आरबीआई से ऋण, और फिर घरेलू बाजार, डोमेस्टिक मार्केट। आरबीआई से ऋण दो प्रकार से है ना, आरबीआई से दो प्रकार से पूरा किया जा सकता है। एक तो आरबीआई क्या करेगी, जब सरकार के पास पैसे नहीं, तो भी हो सकता है कि बोले कि मुद्रा छाप दो, है ना, तो नई करेंसी क्या करेगा, जारी कर दे सकता है। तो नई मुद्रा जारी करके, नई मुद्रा जारी करके, और दूसरी ये हो सकता है कि आरबीआई के पास जो पैसा रखा हुआ है वहाँ से उठा सकता है, जो भी बचा हुआ है, तो आरबीआई के कोष से, ठीक है, मतलब उसके अकाउंट से, आरबीआई कोष से। घरेलू बाजार से कैसे ले सकता, तो घरेलू बाजार से ले सकता, बॉन्ड्स को जारी कर देगा, बॉन्ड्स जारी करेगा तो उससे पैसा आएगा सरकार को, ठीक है। ट्रेजरी बिल जारी करेगा, ट्रेजरी बिल जो जारी करता है कौन करता है, बताए थे हम,
आरबीआई जारी करता है ना, मतलब कि सरकार के द्वारा है ना, आरबीआई है ना जारी करती है, रहता सरकार का है लेकिन वो आरबीआई जारी करती है। तो ट्रेजरी बिल हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो भी बॉन्ड उन वगैरह है वो कौन जारी करेगा, मतलब सरकार के द्वारा ही जारी किया था, और सरकार के द्वारा जारी कर क्या था कि ताकि हमको पैसा प्राप्त हो जाए। तो जैसे अब आपके पास पैसा रखा हुआ है, सरकार मांगेगी तो दे दीजिएगा आप, नहीं ना दीजिएगा, तो नहीं दीजिएगा तो इसके लिए तो कुछ तो उपाय है ना, घर से पैसा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय है। जैसे इस देश में सोना बहुत था कि नहीं, कौन महिला के पास सोना नहीं है ना, है देखिए सब महिला के पास सोना। अच्छा इतना इतना जानिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा सोना का आयात होता है, भारत में ही होता है। हाँ मतलब कि हाँ इम्पोर्ट जो क्या आता, तो इतना सोना का हम लाते हैं विदेश से, और गोल्ड मेरा देश में भंडार है ही नहीं, कहाँ चला गया है ना। तब मोदी जी को दिमाग लगाया, देखे थे ना, दिमाग ये लगाए थे कि देखिए घर में रखिएगा सोना तो चोरी होने का डर है, कोई फायदा है नहीं रख रहे, इसलिए आप बैंक में जमा कीजिए लॉकर में, तो आपको उस पर ब्याज भी मिलेगा, है ना, सेफ भी है, ब्याज भी मिलेगा, पैसा देगा, और सेफ से रखा हुआ भी है, बीच में निकाला गया था, है ना। तो सब लोग, महिलाएं बहुत लोग की भी, बहुत लोग जो है कि है ना जहाँ जहाँ रखी हुई थी सब निकाल के रख दी, तो पता लगा कि देश में इतना सोना हो गया जिसका कहना नहीं है। और आर्थिक स्थिति तभी मजबूत हो सकता है जब तक है ना दो ही चीज़ से, एक गोल्ड देश के पास होना चाहिए, एक फॉरेन करेंसी होना चाहिए। तो ये सब दिमाग है, ठीक ना, कसम दिखावटी के रूप में तो है ना, दूसरा देश के नज़र में तो है ना कि भारत के पास इतना गोल्ड है ना, मजबूती तो है ना। और लास्ट में अगर मालूम चला युद्ध हो जाएगा और पैसा की जरूरत रहेगा तो सोना नहीं बेच देगा सरकार, वो तो सरकार के हाथ में है, सरकार कुछ कर लेगी, क्या करेगी। इस देश को पहले बचाना है कि आपको हम बचाएं, खूबसूरती को देश का खूबसूरती आपकी खूबसूरती है ना। तो वही बात हुआ, तो यही कहा जाता है कि बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ट्रेजरी बिल्स, उसके बाद है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, वही जो अभी बता ही रहे थे, सोवरेन गोल्ड। देखते हैं गोल्ड मतलब कि आपको लोन भी मिल जाता है, बहुत सारा है भी है ना गोल्ड लोन के लिए, तो यहाँ से जो है कि हो सकता है। अब चलते हैं बाहर ऋण का प्रयोग, है ना, कैसे ऋण ले सकता है बाहरी से। ठीक है, यहाँ पर जो बाहर ऋण होता है, ये आप देखिएगा, या तो कहीं एक्सटर्नल कमर्शियल से ले ले पैसा, उधार ले सकता है, ठीक है ना, कहीं से भी ले सकता है। उसके बाद NRI द्वारा जमा, जो यहाँ जमा किया उसका भी पैसा यूज कर सकता है, कल के भाई तुमको लोन दे दो, तुम्हारा पैसा है ना, ठीक है। और उसके बाद एक और होता है, किसी तरह से मतलब दूसरे संस्था के द्वारा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा वहाँ से पैसा ले सकता है। तो ये सब पैसा लेने का जुगाड़ है कि दूसरे देशों से पैसा ले सकते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब हो गया कि कोई भी बैंक से उठा ले बाहर किसी प्रकार से, है ना, कोई लगा हो सकता है विदेशी संस्था के द्वारा छोटा मोटा हो उसके द्वारा ले ले, या तो मतलब कि कोई सरकार के द्वारा ले ले कि भाई हमको इतना पैसा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया कि जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, कोई और संगठन से ले ले, ठीक है ना, ब्रिक्स बैंक वाला से ले ले, किसी से भी ले ले, है ना, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, तो उस हमसे ले सकते हैं। तो लिख सकते हैं ECB, शॉर्टकट में लिख देते हैं ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। NRI द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, NRI और अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
क्लियर। अच्छा, ये बताइए, डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बताए थे कि डिस इन्वेस्टमेंट फिजिकल डिफिसिट हो सकता है कि रेवेन्यू डिफिसिट हो सकता है? हाँ, विनिवेश इन डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश का मतलब बताए थे ना क्या होता है? हाँ ठीक बोले। विनिवेश का मतलब क्या बताए थे? विनिवेश का मतलब ये हुआ कि अपनी संपत्ति को बेच देना, है ना, एक तरह से एसेट्स में कमी हो जाना, कोई लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ रहा, है ना, लायबिलिटी को नहीं बढ़ा था। उसमें देखिए जो दिखाए थे कि ऐसा मतलब घाटा जिसमें लायबिलिटी बढ़ता नहीं हो, ठीक है, मतलब कि लायबिलिटी नहीं बढ़ता है और एसेट्स न कम होता है, वो कौन सा घाटा? देखिए कौन सा घाटा अथी होता है, खर्च, जिसमें लायबिलिटी न बढ़ता है और न एसेट्स घटता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर होगा सर, वही है ना। पहला वाला। देखिए है ना, ठीक है। इसका एक और अनुदान बोले तो ग्रांट, हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा, क्योंकि कोई अगर अनुदान आपको दान में दे रहा है तो ऐसा थोड़ी हो कि आपसे मांगता है, या तो फ्री में दे देगा या तो बहुत कम पॉइंट पे देगा, है ना। किसी देश को अगर अनुदान दिया जाता है तो देखते हैं अनुदान का मतलब हुआ ही कि या तो आपको बिल्कुल ना के बराबर, है ना, इंटरेस्ट पर देता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये जो ऋण ले रहे थे, थोड़ा सा कहाँ गया, यहाँ पर जो ऋण ले रहे हैं ना, घाटे का वित्त व्यवस्था, तो घाटे तो दो प्रकार का हो सकता है, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा हो सकता है ना, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा। तो इसका मतलब जो सार्वजनिक जो ऋण है ये कहीं ना कहीं से हम उधार ले रहे हैं किसी से, तो उसको हमको देना पड़ेगा ना। इसमें तो हम उसमें क्या लायबिलिटी बढ़ रहा, तो उसमें मतलब कैपिटल डिफिसिट में या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताए थे, या तो लायबिलिटी बढ़ जाए या एसेट्स घट जाए, ये हो सकता है ना। इसी तरह से ना कुछ था, तो लायबिलिटीज़ का मतलब बढ़ रहा है कि नहीं। अब किसी से लोन लेंगे तो उसको चुकता करना पड़ेगा ना, देख लीजिए एक बार, वही था ना, देख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये जो हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फिजिकल डिफिसिट हो गया, है ना। नहीं, एक्सपेंडिचर वाला में, एक्सपेंडिचर वाले की बात होती है, लायबिलिटी घट रहा, तो यहाँ पर अगर ऋण लेंगे तो लायबिलिटी घटेगा कैसे? हाँ, अच्छा, हमको भी दिमाग काम नहीं कर रहा। जब लोन ले रहे हैं हम पब्लिक से तो हमारा हमारा कैपिटल तो बढ़ रहा है ना, तो वो कैपिटल रिसीट होगा ना। लायबिलिटी बढ़ रहा है, कैपिटल रिसीट होगा। हाँ, लायबिलिटी बढ़ रहा, तो वही बोल रहे हैं ना। हाँ, तो कैपिटल रिसीट होगा। अच्छा ठीक, एक्सपेंडिचर हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पर है ना, ये क्या हुआ, फिजिकल डिफिसिट हो गया, और ये विनिवेश की बात जो कर रहे हैं, इसका मतलब विनिवेश क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू डिफिसिट हो गया, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, रेवेन्यू डिफिसिट हो गया। अब अनुदान की बात किया जाए तो अनुदान क्या हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है, या तो इसको एक और कह सकते हैं, इसका एक और शब्द आता है, उसको भी
प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, है ना, रेवेन्यू डिफिसिट के लिए। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा एक चीज़ और वहाँ गया, उसमें एक और बचा हुआ था लगता है कि प्रभावी वाला बचा हुआ था ना, इफेक्टिव वाला बच गया था ना। हाँ, अब यहीं पर इसको पूरा कर देते हैं हम लोग, यहीं पर कर देते हैं पूरा। तो हम बता देते हैं, देखिए वो क्या करा, यहीं पर पूरा हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर इसका पूरा हो जाएगा। ये हो जाएगा कि हम जो राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति, तीन हम लिखते हैं। राजस्व घाटा इक्वल टू क्या हो सकता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्व व्यय अगर करते मतलब हो गया, ऐसा करते हैं कि 6,000 रुपये या 8,000 रुपये जो भी है राजस्व मतलब खर्चा हो गया, ठीक है, 8,000 जो है कि खर्चा हो गया। अब प्राप्ति क्या हुआ, कम हुआ, प्राप्ति मान के चलते 6,000 करोड़ ही प्राप्ति हुआ। और राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या, इसमें एग्जाम्पल जैसे टैक्स वगैरह इसी में आएगा ना, टैक्स इसी में आएगा। तो यानी कि घाटा कितना हो गया, 2,000 करोड़ हमको खर्चा हो गया, है ना। 2,000 करोड़ क्या है, घाटा इसका। अब ये 2,000 करोड़ जो घाटा हुआ, अब यहाँ पर कह रहा है जो राजस्व व्यय हुआ है ना, इसमें जो देश, राज्य या देश के द्वारा जो भी हो, है ना, बजट तो दोनों निकालता है, या तो देश निकालेगा या कौन अपना अपना राज्य निकालता है। तो किसी भी राज्य के लेकर चलते हैं, ठीक है, बिहार है तो बिहार के लेकर ये 8,000 करोड़ जो है कि व्यय दिखा रहा है कि खर्च हुआ है। और इस 8,000 व्यय में मान चलते हैं कि क्या किया कि सरकार जो है ना, अनुदान सरकार से या भारत सरकार से किसी से इसको अनुदान के रूप में पैसा कुछ मिल गया, ठीक है, कुछ भी मिल गया, मान चलते हैं कितना मिल गया होगा, कुछ भी ले लीजिए, ऐसा कर दे 6500 मान लेते हैं, 6500 नहीं कुछ और कम मान लेते हैं, इतना दे देगा थोड़ी है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए 2,000 मान लेते, ठीक है, 2,000 करोड़ है ना, बिहार सरकार को क्या मिल गया, अनुदान के रूप में मिल गया, ठीक है, 2,000 करोड़ इसको अनुदान के रूप में मिल गया। और ये 2,000 करोड़ जो मिला अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा, इसमें से कहा गया कि अपनी अपनी योजना है ना, योजना होगा, तो योजना के अनुसार कहा गया कि इसमें से क्या कीजिए कि कुछ भी जैसे मान लीजिए 500 करोड़ रुपया आप योजना पर खर्च कीजिए, जो योजना बनाया होगा बिहार सरकार, जो भी योजना होगा बनाया होगा उसके पर, ठीक है। और इसमें से जो बचा 1,500 करोड़ रुपया वो स्पेशल दिया गया कि आपको रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, स्पेशल अनुदान को जो मिला है, क्योंकि अनुदान होता ही है जिस लिए होता है, जिस लिए पैसा दिया जाता है उसी में खर्च भी करना है। जैसे मान लेते कि अगर जापान के द्वारा बिहार सरकार को दिया गया ग्रांट कि मेट्रो के लिए ग्रांट देते ना, अनुदान की राशि दे दिया गया, तो उसी में खर्चा करना है, ये नहीं कि आपको मिला है ना, किसी और काम के लिए खर्च कर रहे कहीं और, वो नहीं हो पाएगा, है ना। अगर आपको गार्जियन दिए है कि लो बेटा इतना पैसा है ना खर्चा करना है इस क्षेत्र में, तो इसी क्षेत्र में खर्चा करना है, अगर दूसरी जगह खर्चा करे तो अगला बार क्या करेगा, बंद कर देगा। पिटाई है ना, वो थेथर कौन तो सुनता है ना। एक मेरा
नहीं ना, ये मेरा गांव में एगो लड़का था, है ना, वो कह दिया कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, और नहीं पढ़े। उसको इतना मारता था, लेकिन नहीं पढ़ा। कहा कि नहीं पढ़ेंगे तो हमको जानो ही मार दो। कुआं समझते हैं? कुआं नहीं समझते हैं? समझते हैं? कुआं में जानते हैं, उसको लटका दिया गया कुआं में, है ना। कुआं में कैसे लटका? वो हाथ खुद पकड़े हुए हैं, और जहाँ वो हाथ छोड़ता तो कुआं में चल जाता, लेकिन नहीं पढ़ने गया। उसके बाद भी नहीं पढ़ने गया, समझ ना, उसके बाद भी नहीं पढ़ने गया, नहीं पढ़ा। तो ये इसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं थे था जो 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 है। इसको इसके लिए कुछ अलग वर्ड लाना होगा। नहीं, कुछ भी अगर गार्जियन कह दे कि बेटा लो पैसा तुमको हम जितना दे दे तुम पढ़ लो, है ना, जिसको पढ़ना नहीं है वो कितना हो बाप उसको पैसा दे देगा पढ़ लेगा, कितना हो सुविधा मिल जाए घर से पढ़ लेगा। पढ़ने का एक जुनून होना चाहिए, इसको कहते हैं कुलनाशी। है ना, कुलनाशी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा कि 2000 करोड़ था, है ना, 2000 करोड़ में से तो 1500 करोड़ इसको मिल गया, ठीक है। तो ये 1500 करोड़ में ये तो क्या हो गया? संपत्ति हो गया ना एक तरह से। इसका क्या हो गया? इसका अपना संपत्ति हो गया ना। पैसा मिल गया फ्री में, तो मान लीजिए आपके घर में कुछ नहीं था, लाके कोई पहुंचा दिया सोफा सेट, तो आपका संपत्ति हो गया ना, आपसे पैसा उसे नहीं लिया। तो कल लोग क्या कहिएगा कि उसी का है? आप बोलिएगा, उसका नाम लीजिएगा, बोले हम खरीद के लाए थे, यही ना अपना नाम कमाएंगे, तो आपका संपत्ति होगी कि नहीं? बस संपत्ति हो गया। और यही जो मिलता है अनुदान के रूप में, जो पैसा मिला है ना, संपत्तियों के सृजन के लिए जो मिला, ठीक है, बढ़ाने के लिए, इसी को कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं इसको। तो प्रभावी राजस्व घाटा कहने का मतलब ये हुआ कि जितना प्रभावी राजस्व घाटा ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए फायदा है कि नहीं फायदा? तो कहेगा प्रभावी राजस्व घाटा देश या राज्य के लिए क्या फायदा है कि नुकसान? फायदा है। बताने का मतलब यही था, यही। क्लियर? तो लिख लीजिए उसको। कुछ और है, उसको आज ख़त्म ही कर देंगे। टाइम है ना? टाइम है। फटाफट लिख लीजिएगा। एक चीज, एक प्रश्न यहाँ से पूछ लेता, समझे क्या प्रश्न? दिमाग में अभी हमको आ गया बात। एक प्रश्न ने पूछता है यहाँ पर कि जो डिस इन्वेस्टमेंट की बात कहे थे ना, तो डिस इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है? कोई ना कोई, जैसे सरकार की संपत्ति बेचना हो या कम करना, संपत्ति नहीं कम करना होता है, ठीक है ना। सरकार कभी नहीं कहती है कि हम संपत्ति बेच रहे हैं, कहेगा अपनी संपत्ति को कम करना। तो संपत्ति जो कम करती है वो कौन, मतलब किस संस्था के द्वारा किया जाता है वो काम? जैसे मान लीजिए कि आज LIC का ही कुछ भाग बिक गया, तो ये है ना, सरकार तो खुद से नहीं की होगी, सरकार का डिसीजन अलग है, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ तो संस्था उस पर काम की होगी। और कोई ज़मीन है, क्या बोले? नहीं, उसका नाम है आपका दीपम। लिख लीजिए उसको, दीपम, DIPAM, DIP। ये प्रश्न पूछा गया है, समझे ना, अभी हमको ध्यान में आया इसलिए
दीपम, दीपम को लिखिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसका पहले दीपम नाम नहीं था, दीपम नाम 2016 से पड़ा। इसके पहले जो इसका विभाग का नाम था वीर निवेश विभाग था, ठीक ना, मतलब कि डिस इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट था, लेकिन बाद में इसको दीपम किया गया। ठीक है, कब से किया गया? 2016 से, 2016 से इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया ना किस लिए बनाया गया है? इसको ध्यान रखिएगा, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा भी गया है। क्या पढ़ा रहे थे जी आप लोग को? तो प्राइमरी डिफिसिट पढ़ा दिए है ना, ये भी पढ़ा दिए, इफेक्टिव वाला भी पढ़ा दिए। अब जो है चलिए बजट कितने प्रकार को जो लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट लिख लीजिए। तो टाइप्स ऑफ बजट जो है, पहले लिखिएगा ए लाइन आइटम बजट, एक समान मद बजट। ए लाइन आइटम बजट, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा एक समान मद बजट, एक समान मद बजट। दूसरा होगा परफॉर्मेंस बजट, खाली हम समझा देंगे, ठीक ना, बजट का नाम बताते हैं, उसके बाद सिर्फ हम समझा देंगे, ठीक। परफॉर्मेंस बजट, है ना, हिंदी में होता है निष्पादन बजट। हिंदी बहुत खतरनाक, निष्पादन बजट। एक होता है आउटकम बजट, आउटकम को है ना परिणाम बजट, है ना परिणाम बजट। एक लिखिएगा जीरो बेस्ड बजट, बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट। एक लिखिए जेंडर बजटिंग, जेंडर जेंडर बजट।
चलिए एक एक करके समझा देते, ठीक है ना। एक समान बजट क्या है, मतलब देखिएगा कि अलग अलग चीज़ों पर मांग होता है, बहुत सारा चीज़ है ना, बताए थे ना कितना सारा चीज़ें विभाग है ना, सब पर मांग होता है। तो बस वो अलग अलग चीज़ों पर है ना जो बजट पे जो पैसा दिया जाता है या उसके लिए जो बजट लाया जाता है उसको कहते हैं ए लाइन आइटम बजट। मतलब एक मद के लिए अलग से पैसा, फिर दूसरे के लिए अलग से पैसा। मतलब 10 चीज़ का डिमांड हुआ कि कोई शिक्षा पर मांग रहा है, कोई स्वास्थ्य पर मांग रहा है, कोई रोड के लिए मांग रहा है, ये सारी बजट, ठीक है। तो उस पर जो सबको जो दिया जाता है उसको कहते हैं क्या, ए लाइन आइटम बजट। क्लियर, ठीक है। दूसरा जो है निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट वो होता है कि एक, ठीक है आपको पैसा हो गया क्लियर कि इतना आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि एक हम आपको कह दिए कि चलिए है ना आपको हम 1 लाख रुपया देंगे, क्लियर है 1 लाख रुपया हम आपको देंगे, लेकिन 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन है ना जो जिस काम के लिए दे रहे हैं उसका परिणाम हमको दिखना चाहिए। तो पहले हम 1 लाख रुपया आपको डायरेक्ट नहीं दे देंगे, है ना। हम बोले कि 1 से 10 क्लास तक पढ़ने का 1 लाख रुपया हमको देंगे, तो पहले देखेंगे 1 में पास हुआ कि नहीं, 8 में पास हुआ कि नहीं, उसी तरह से धीरे धीरे पैसा हम देते जाएंगे। अगर देखेंगे बीच में हटा गया, छोड़ो पढ़ने से तुमको क्या फ़ायदा, है ना, पैसा बर्बादी कर, पैसा रोक दिए। रोड बनाने के लिए पैसा दिए, है ना, ठीक है, वो मान लीजिए 1 करोड़ का बजट है, उसमें 1 करोड़ दिया गया पैसा कि 1 करोड़ रुपया इस रोड बनाने के लिए दे रहे हैं पैसा आपको, लेकिन उसमें से 1 करोड़ आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं मिल जाएगा। पहले आपको मालूम चला कि दे दिया उसमें से 10 लाख रुपये, और 10 लाख के काम करके दिखाइए। अगर उसमें लगता है कि बेहतर काम किया, 10 लाख के लायक काम किए हैं, तो फिर आपका फिर अगला उसमें का पैसा दिया जाएगा, समझ आएगा। यही होता है क्या, परफॉर्मेंस पर, मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर पैसा देना, ठीक है। चलिए, और ये है परिणाम बजट यानी कि आउटकम बजट। ये कुछ इसमें लिखा है, मतलब कि विकासात्मक कार्यों के लिए कुछ विकास करना है, अलग से कुछ इच्छा हुआ कि हमको ये काम करना है, तो उसके लिए ये काम है ना, उसके लिए पैसा, मतलब अलग से बजट जो है कि पेश किया जाता है आउटकम बजट। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2007-8 से क्या हुआ, आउटकम बजट एवं ये जो बजट है कौन सा, परफॉर्मेंस बजट, इसको एक साथ मिला दिया गया, ठीक है। तो कहीं पर एक लिख लीजिए कि 2007-8 से है ना मर्ज कर दिया गया, किसको, आउटकम बजट को और परफॉर्मेंस बजट को एक साथ मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। अब इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं सर साथ में? साथ में, एक मिनट रुक जाइए। ऐसा कुछ लिखा नहीं कि साथ में क्या कहते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मिलाकर जो काम है, एक ही काम दोनों कर रहा है। हाँ हाँ, वही एक ही काम दोनों कर रहा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नाम उसको नहीं दिया गया, उसको ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है नहीं। अच्छा, एक बार हम सर्च कर लेंगे, ठीक है ना, कि क्या कहा गया, और हम देख लेंगे कि मर्ज करने के बाद उसको क्या नाम दिया गया। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ जीरो बेस्ड बजट कि अब कोई भी बजट किसी के लिए शुरू किया जाए, है ना, तो स्टार्टिंग से, जैसे मान के चलते हैं कि कुछ बजट पेश कर दिया गया था, अब उसमें लगा कि चलो ये हटाओ, तो फिर से वो जो शुरू होगा ना, और मतलब अगर फिर से बजट उसके लिए देना होगा तो फिर से वहाँ से शुरू करना होगा, ये नहीं कि बीच में जोड़ घटाव करना, नहीं, फिर से एकदम फ्रेश बनाना होगा बजट। कि अगर जैसे किसी के लिए हमको पैसा देना 1 करोड़ रुपया, अब लग रहा है कि उसमें किसी चीज़ को सुधार करना है, जैसे ऐसे भी हो सकता है
कि 10 पर जो है कि 10 डिमांड पर जो है कि बजट हो गया। अब लग रहा है कि नहीं, फिर से इसमें कुछ जो है कि डिमांड हो रहा, तब क्या करेगा, इसको फिर से जो है कि शुरू कर देगा। क्योंकि सुनो ना, ऐसा करो ना, ज़्यादा मतलब क्या काम नहीं करो, जो है फिर से एक बार बजट को शुरू कर, मतलब बार बार उसको क्या करना है, स्टार्टिंग से उसको शुरू करना है। इसी को कहते हैं, मतलब शून्य से शुरू करना है। अगर पढ़ रहे हैं, बीच में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और बीच बीच में अटक जा रहा है, तो वहीं पर है ना 2-4 लाइन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, फिर से उस टॉपिक को नए सिरे से पढ़िए, पूरा टॉपिक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और पता होना चाहिए ये शून्य आधारित बजट था, ये भारत का ही देन था, है ना। और ये कब से शुरू हुआ, तो ऐसे कहा जाता है, इसका जो कंसेप्ट हुआ था, लिख लीजिए, इसका कंसेप्ट 1970 के दशक में आया था, है ना। अवधारणा कब प्रस्तुत किया गया, 1970 में। शून्य बजट की अवधारणा 1970 में प्रस्तुत किया गया। जो 70 में प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद इसको जो शुरू किया गया 1987-88 से, 1987, 1987-88 से, है ना, आम बजट के साथ इसको शुरू किया गया था, ठीक है ना। आम बजट के साथ जब जब आम बजट आएगा ना, ठीक है ना, तब तब ये शून्य बजट शुरू होता है। इसका मतलब हाँ बोलिए ना। काम एग्जांपल वगैरह कुछ एग्जाम्पल आपको क्या दे सकते हैं, काम बजट के समय में एग्जाम्पल दे सकते हैं, बजट पढ़िएगा तभी पता लगेगा, उसमें जब बजट जब आएगा ना तब उस समय पता लगेगा। ऐसे एग्जाम्पल देना उचित नहीं है अभी, सुनना। वो देखिए कि जीरो बजट, है ना, में क्या क्या जीरो बजट लाया गया है। जीरो बजट जो बजट लाया गया है आम बजट के साथ, है ना, उसमें जीरो बजट आएगा, तो जीरो बजट में क्या क्या कौन कौन से बजट को लाया गया है उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी ऐसे एग्जाम्पल देना उचित हमको लगता नहीं होगा। जेंडर बजट का मतलब समझ रहे होंगे। जेंडर बजट खासकर बच्चों के लिए नहीं, जेंडर बजट खासकर स्त्री पुरुष को समानता, है ना, समान करने के लिए, ठीक है ना, इक्वल करने के लिए ना, कि ना पुरुष ज़्यादा हो ना सब, है ना, महिला ज़्यादा हो, दोनों के लिए एक ऐसा बजट लाया जाए कि जैसा मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में ही करना हो, ठीक है, तो क्यों ना हम शिक्षा के लिए पुरुष के लिए भी उतना ही बजट डालें जितना महिलाओं के लिए ज़रूरत है। हेल्थ चाहिए ना जी, कि खाली पुरुष को ही हेल्थ चाहिए या महिला को ही चाहिए हेल्थ, सबको चाहिए हेल्थ, उसके लिए दिया जाए। कुछ पेंशन चाहिए ना, तो ऐसा थोड़ी है कि पुरुष के लिए चाहिए, मैंने महिला को नहीं चाहिए। वृद्धा पेंशन चाहिए सबको, है ना, बुजुर्ग तो सबको होना, एक दिन मरना है ना, और नहीं बनवासी की जगह पिटाइएगा भी है ना। जवानी में पिटाया, है ना, लफागिरी कर रहे हैं, बुढ़ारी में बाप, है ना, बेटा से पिटाइए, यही होगा। तो थोड़ा बच के रहिए, यही है जेंडर बजट, और कुछ है नहीं। और भारत में जेंडर बजट की जो अवधारणा आया था वो लिख लीजिए वर्ष 2005 से 2005-06 में। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो जेंडर बजट का जो कंसेप्ट था सबसे पहले, वो ऑस्ट्रेलिया का देन था, है ना। जेंडर बजट सबसे पहले कहा था ऑस्ट्रेलिया में 1982 में। चलिए रियल बजट पढ़ लीजिए तो इसको ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा एक और रह जाएगा, FRBM थोड़ा सा लगता रह जाएगा, देखिए कोशिश करते हैं, तो समय भी नहीं है। रियल बजट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिएगा जो रियल बजट था वो सबसे पहले आपको कहा जाए कि पहले अलग अलग निकलता था रियल बजट, याद है आप लोग को। आम बजट और रेल बजट अलग अलग आता था ना। हाँ, तो ये जो मोदी जी आए ना उसके बाद जो है कि अलग अलग कर दिया गया,
ठीक है 1900, हाँ एक कर दिएगा। तो एक कमेटी बना था 1921 में, है ना। रेल बजट को लिख ले, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक कमेटी बना था सबसे पहले 1921 में, जिसका नाम था एकवर्थ समिति, ठीक है। क्या नाम था? एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ समिति था, ठीक है, 1921 में बना था। और इसी की सिफारिश पर अनुशंसा किया गया कि कुछ सुधार किया जाए बजट में। तो 1924 में क्या क्या रेल बजट को अलग कर दिया गया आम बजट से, ठीक है ना, सेपरेट कर दिया गया। यानी कि 1924 में क्या किया गया, इसी की सिफारिश पर क्या किया गया था, 1924 में रेल बजट को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया ना, रेल बजट को अलग कर दिया गया। किससे? आम बजट से, आम बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन अब जो है कि अभी तक, है ना, अभी तक कहा जाए कि 2016 तक ये अलग अलग बजट पेश किया जा रहा था, है ना, अलग अलग बजट पेश किया जा रहा था। लेकिन एक फिर से कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था विवेक देवराय कमेटी, ठीक है ना। क्या नाम था? विवेक देवराय कमेटी, ठीक है। तो विवेक देवराय की सिफारिश पर इसके लिए एक मतलब बनाया गया था। और ये विवेक देवराय की सिफारिश पर ही बजट जो है 2017-18 में, है ना, क्या किया गया, एक साथ पेश किया गया, ठीक है। कब से? तो अब जो है कि फिर से 2017-18 से, है ना, एक साथ पेश किया जाने लगा। रेल बजट और आम बजट एक साथ हो गया, है ना, मर्ज ऑफ रेलवे एंड जनरल बजट। ये यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता है, मतलब ऐसे पूछ भी सकता, नहीं भी पूछ सकता। ये एक इतिहास ही हो गया, है ना, एक इतिहास की बात अब हो जाता है कि रेल बजट, है ना, ये तो बहुत पहले से इतिहास चल रहा था, अब ये इतिहास बन गया, है ना, 2017-18 का इतिहास बन गया। कि मतलब पूछ सकता है कि रेल बजट और आम बजट एक साथ, है ना, किस वित्तीय वर्ष से शुरू किया गया, है ना। तो 2017-18 किस वर्ष से? तो 2017-18 से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, तो बाकी थोड़ा सा FRBM, है ना, 10 मिनट लगेगा, लेकिन लेट हो जाएगा हमको। तो इसको पढ़ा के हम जो है कि टैक्स शुरू करेंगे, ठीक ना, टैक्स हम शुरू करेंगे। अब बाकी अगर नहीं आज का कुछ टर्मिन लगा होगा कि सर नहीं पूरा क्लियर समझ पाए, तो हमसे पिछले क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और पिछले क्लास में आप लोगों को बारात में आना है, ठीक है। हाँ, सबको हम देखेंगे, रिकॉर्डिंग होगा ना, तो उसमें देखेंगे कौन कौन आया है नहीं। सबको हम देखेंगे। देखिए ऊपर ही भाग रहे। टिकट हो गया ना? अच्छा, इनका अलग प्लानिंग है बंगाल का। अच्छा, एग्जाम की नहीं कर रही ना अभी है? एग्जाम की नहीं ना है? ठीक है, तो है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।